जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स विद हाई रिएक्टिविटी। मतलब वो मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी हाई है, अगर आप उन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट आउट करना चाहते हैं उनके कंपाउंड से, तो कैसे करेंगे उनके बारे में बात करेंगे। तो जिस प्रोसेस को हम यूज करते हैं फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल हैविंग हाई रिएक्टिविटी वो है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? इस प्रोसेस में हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक लेते हैं। उस इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में आप हाईली रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट को लेते हैं मॉल्टन फॉर्म में, यानी डिजॉल्व फॉर्म में, और आप इस पर्टिकुलर कंटेनर में जिसमें आपने मॉल्टन सॉल्ट लिया है हाईली रिएक्टिव मेटल का, उसमें आप दो इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट करते हैं, और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम करते हैं कनेक्ट विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जिस इलेक्ट्रोड से अटैच होता है उस पर प्लस चार्ज होता है, और नेगेटिव टर्मिनल जिस इलेक्ट्रोड से अटैच होगा उस पर माइनस चार्ज होता है। और क्या करते हैं, हम इस बैटरी की हेल्प से इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं। तो जैसे ही आप NaCl को मोल्टन फॉर्म में लेंगे और उससे इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएंगे तो NaCl टूटेगा Na+ और Cl- में। जो Na+ है ना, क्योंकि इस पे प्लस चार्ज है, वो कैथोड की ओर मूव करेगा। क्योंकि कैथोड पे माइनस चार्ज है। हमेशा अपोजिटली चार्ज जो इलेक्ट्रोड हैं वो अपोजिटली चार्ज्ड आइंस को करते हैं अट्रैक्ट। तो Na+ आइन जाएगा कैथोड पर क्योंकि इस पे माइनस चार्ज है, Cl- आइन जाएगा एनोड पर क्योंकि एनोड पर प्लस चार्ज है। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन होता है। इस बात को ध्यान रखने के लिए एक बहुत छोटी सी ट्रिक है, NOx रेड कैट। N का मतलब एनोड, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन, यानी एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन, रेड का मतलब रिडक्शन, कैट का मतलब कैथोड, यानी कैथोड पर होगा रिडक्शन। हमेशा ध्यान रखना, दिमाग में इस बात को बसा लीजिए, हमेशा कैथोड पर रिडक्शन होता है और एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। तो Na+ कहां जाएगा? कैथोड पर, और Cl- कहां जाएगा? एनोड पर। तो एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना कहलाता है ऑक्सीडेशन। मतलब दो Cl- आइंस दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे Cl2 में, क्लोरीन में, यानी एनोड पर क्लोरीन गैस का लिबरेशन होगा। ठीक है, ऐसे ही कैथोड पर क्या गया? Na+ आइन, Na+ आइन कैथोड पर गया, इसका होगा रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो एक Na+ आइन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम मेटल में, यानी कैथोड पर सोडियम मेटल आपका मिल जाएगा। तो आपने देखा इस तरीके से NaCl से हमने Na का किया एक्सट्रैक्शन ऑन कैथोड। सो दिस इज द वे इन विच हाईली रिएक्टिव मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड आउट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक हमने डिस्कस किया है। इसके बाद अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। क्वेश्चन यहां पर ये है कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होता क्या है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जिन पर्टिकुलर मेटल्स का होता है, मैं उनके कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, कॉपर, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, और भी मेटल्स हैं जिनका प्यूरिफिकेशन हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्पेसिफिक प्रोसेस कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इसमें हम करते क्या है, इसमें हम लेते हैं दो इलेक्ट्रोड्स, उनमें से एक इलेक्ट्रोड तो उस मेटल का बना होता है जिसकी हमें रिफाइनिंग करनी है। जैसे हमने ये इलेक्ट्रोड लिया, ये एनोड की तरह वर्क करेगा, और एनोड हम लेंगे इम्प्योर मेटल का बना हुआ। साथ में एक और दूसरा इलेक्ट्रोड लेते हैं जो कि प्योर मेटल का बना होता है। जैसे अगर हमें कॉपर मेटल की रिफाइनिंग करनी है तो आप जो एनोड लेंगे वो इम्प्योर कॉपर रॉड के फॉर्म में लेंगे, और प्योर कॉपर रॉड के फॉर्म में आप कैथोड लेते हैं, और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को आप जिस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप करते हैं वो इस कॉपर के ही सॉल्ट का सॉल्यूशन होता है। जैसे मैंने यहां पर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया, तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को जब आप यहां पर लेंगे तो जैसे ही कॉपर सल्फेट को वाटर में मिलाएंगे टूटेगा कॉपर आयन में और सल्फेट आयन में। ठीक है, और क्या होगा देखो, एनोड आपका कॉपर मेटल से मिलकर बना है, एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन, बताया था मैंने, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है। तो जो कॉपर मेटल है यहां पर, इसका होगा क्या? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एक कॉपर मेटल, एक कॉपर का एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर आयन में। तो धीरे धीरे करके जो भी आपके कॉपर के एटम्स होंगे एनोड में वो कॉपर आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलेंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकले हैं वो मूव करेंगे कैथोड पर, और कैथोड के कॉन्टेक्ट में जो कॉपर आयंस हैं उन कॉपर आयंस के द्वारा ये इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे और ये जो कॉपर आयंस हैं ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर मेटल में, और इस तरीके से धीरे धीरे करके कॉपर मेटल इस कॉपर की रॉड के ऊपर कलेक्ट हो जाता है। तो दिस इज द वे इन विच द प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर टेक्स प्लेस। दोबारा सुनो क्या हुआ, ये जो एनोड था कॉपर का बना हुआ, इसका हुआ ऑक्सीडेशन। हर एक कॉपर मेट के एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया, कन्वर्ट हो गया कॉपर आयन में। धीरे धीरे करके कॉपर आयंस यहां पर कलेक्ट हो गए, इस सॉल्यूशन में मिल गए, और जो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकले वो इस वायर के थ्रू मूव कर रहे हैं कैथोड पर, और कैथोड के कांटेक्ट में जो कॉपर आयंस प्रेजेंट हैं सॉल्यूशन में वो कॉपर आयंस इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेते हैं और ये कन्वर्ट कर देते हैं कॉपर में। धीरे धीरे करके कॉपर यहां पर कलेक्ट हो जाता है। तो दिस इज द वे इन विच द इम्प्योर कॉपर कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्योर कॉपर। पहले ये कॉपर आयन में कन्वर्ट हुआ और फिर कॉपर मेटल में, प्योर कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो गया। जबकि इस इम्प्योर कॉपर की रोड में पाई जाने वाली इंप्योरिटीज इस एनोड के नीचे ही कलेक्ट हो जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ एनोड मड। तो यहां पर हमने डिस्कस किया अबाउट इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर मेटल। इसी तरह से आप जिंक मेटल की भी कर सकते हैं रिफाइनिंग, सिल्वर मेटल की भी ऐसे रिफाइनिंग होगी, गोल्ड की भी इसी प्रकार से रिफाइनिंग हो सकती है। ठीक है, अब इसके बाद में जो लास्ट टॉपिक है, बिल्कुल लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है कोरोजन। क्वेश्चन यहां पर यह कि कोरोजन होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कोरोजन। सी स्टूडेंट्स, जब भी किसी मेटल की सरफेस पर अनवांटेड सब्सटेंस का डिपोजिशन हो जाता है जो उस मेटल के लिए हार्मफुल है, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कोरोजन। तो वही लिखा है मैंने, द डिपोजिशन ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस ऑन द मेटल सरफेस विच इज हार्मफुल फॉर दैट मेटल इज कॉल्ड एज कोरोजन। एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने देखा है आयरन की सरफेस पर ब्राउन कलर की रस्ट डेवलप हो जाती है। तो जो ब्राउन कलर की रस्ट है वो वास्तविकता में क्या है, वो है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड मींस Fe2O3 और उसके साथ साथ X मॉलिक्यूल्स वाटर के अटैच हैं इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेट मॉलिक्यूल, तो ये रस्ट होती है। तो ब्राउन कलर की जो डिपोजिशन है, ब्राउन कलर की जो कोटिंग डेवलप हो रही है आयरन की सरफेस पर, इट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड एंड इट इज द एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। ऐसी टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर की सरफेस पर एक ब्लैक कलर की कोटिंग डेवलप हो जाती है सिल्वर सल्फाइड की। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। टार्निशिंग ऑफ कॉपर में क्या होता है, कॉपर की सरफेस पर एक ग्रीन कलर की कोटिंग एल्कलाइन कॉपर कार्बोनेट की डेवलप हो जाती है विच इज सेड टू बी टार्निशिंग ऑफ कॉपर। अब क्वेश्चन ये है कि हम कोरोजन को कैसे रोक सकते हैं, व्हाट आर द मेथड्स बाय विच कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड। बहुत सारे मेथड्स हैं कोरोजन को रोकने के। पहला है पेंटिंग, आप पेंट कर दीजिए कोरोजन को रोकने के लिए। ग्रीसिंग कर दीजिएगा। एलॉइंग, बताऊंगा मैं भी आपको एलॉइंग होता क्या है। एनोडाइजिंग हमने डिस्कस किया था पिछले चैप्टर में, बताया था मैंने। एनोडाइजिंग में हम एल्यूमिनियम मेटल की कोटिंग करते हैं, है ना। तो उसकी एल्यूमिनियम मेटल की बहुत सारी जो एल्यूमिनियम मेटल है उसकी सरफेस पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो लेयर का डिपोजिशन हो जाता है, इससे एल्यूमिनियम मेटल का कोरोजन रुक जाता है। ये एनोडाइजिंग प्रोसेस है, इसको मैंने कराया था पिछले टॉपिक्स में, पिछले वाले चैप्टर में भी किया था डिस्कस, इस चैप्टर में भी किया है। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है बताऊंगा मैं आपको। इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी हम जानते हैं, किसी भी पर्टिकुलर मेटल के ऊपर हम किसी दूसरे मेटल की कोटिंग करते हैं, इट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूं सबसे पहले गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। गैल्वेनाइजेशन है जब भी हम आयरन की सरफेस के ऊपर जिंक मेटल की कोटिंग करते हैं, तो इस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। द प्रोसेस बाय विच द डेवलपमेंट ऑफ जिंक मेटल टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ आयरन इज कॉल्ड एज गैल्वेनाइजेशन। इसको हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अगला है एलॉइंग। एलॉइंग क्या होता है, वो प्रोसेस जिसके द्वारा आप किसी भी पर्टिकुलर मेटल को एलॉय में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज एलॉइंग। अब एलॉय क्या होता है, दो या दो से अधिक मेटल्स का होमोजीनियस जो मिक्सचर होता है, या किसी मेटल का नॉन मेटल्स के साथ
जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसको एलॉय कहते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं एलॉय के, जैसे स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में मेनली आयरन, क्रोमियम और निकल मेटल्स पाए जाते हैं। ब्रास की बात की जाए, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ जिंक एंड कॉपर। जो ब्रॉन्ज होता है वो कॉपर और टिन का एलॉय होता है। सोल्डर की बात करें, सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ टिन एज वेल एज लेड। इसको हम यूज करते हैं वेल्डिंग पर्पसेज में। वेल्डिंग में सोल्डर को यूज करते हैं क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होता है। इसके अलावा एक एलॉय होता है अमलगम। अमलगम क्या होता है, जब भी किसी भी पर्टिकुलर मेटल को हम मरकरी के साथ, किसी भी मेटल का अगर हम एलॉय बनाते हैं मरकरी के साथ, इट इज कॉल्ड एज अमलगम। जैसे जिंक अमलगम, जिंक को मरकरी से ट्रीट कराओ बनेगा जिंक अमलगम। कॉपर को मरकरी से ट्रीट कराओ, इट विल फॉर्म कॉपर अमलगम। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर गोल्ड की बात की जाए तो 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है ना, वो प्योरेस्ट फॉर्म होता है गोल्ड का, और वो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। इसको हम लोग जनरली ज्वेलरी की मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं। अगर हम ज्वेलरी की मैन्युफैक्चरिंग में 24 कैरेट के गोल्ड को यूज नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो गोल्ड होता है ना 24 कैरेट का, वो सॉफ्ट होता है, दैट्स व्हाई इट कांट बी यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ज्वेलरी। तो फिर हम क्या करते हैं, हम उसमें कॉपर या सिल्वर को ऐड करा देते हैं, तो इसकी जो प्योरिटी है वो कम हो जाती है। जैसे आपने देखा है मार्केट में प्योरेस्ट फॉर्म जो गोल्ड का हम लोग ज्वेलरी में यूज करते हैं वो 22 कैरेट होता है, 22 कैरेट होता है गोल्ड। तो 22 कैरेट गोल्ड में 22 पार्ट्स तो गोल्ड के होते हैं, बट जबकि 2 पार्ट या तो कॉपर के होते हैं या सिल्वर के होते हैं। ऐसे अगर कहीं पर है 18 कैरेट गोल्ड, तो 18 कैरेट गोल्ड में 18 पार्ट्स गोल्ड के होंगे और 6 पार्ट किसके होंगे, कॉपर के या सिल्वर के होते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। दिस चैप्टर इज कंप्लीट नाउ।